नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपके भी अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। मिल रही है आपके एक वोट की कीमत 10 लाख रुपए। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। महाराष्ट्र के एक पीएसआई, एक पुलिस ऑफिसर के साथ में, जो कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा में पोलिंग स्टेशन इंचार्ज थे। ये मामला कैसे खुला, किसने दिया 10 लाख रुपए, इससे चुनाव में क्या प्रभाव पड़े, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या जवाब है इस पे। इसमें एक और पक्ष जुड़ा हुआ है, किसी की सुपारी ली गई थी वाल्मीकि कराड की। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो मराठी में है। मतदानाच्या दिवशी 10 लाख रुपये त्याच्या अकाउंटला जमा झालेत असा प्रश्न विचारा, आणि त्याच दिवशी त्यांना तिथे ड्यूटी होती ईव्हीएम जवळ, तिथून का काढलं? जेव्हा मनुष्यबळाचा म्हणजे अपुरं मनुष्यबळ होतं परळीला माझी ड्यूटी होती ईव्हीएम मशीन जवळ रात्री। बघा तुम्ही जो एन्काउंटरचा मुद्दा घेताय आणि जो मेन मुद्दा पाहिजे ना आपल्याला, हा कितलीच हजेरी माझं ऑर्डर आहे, सगळे 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 भेटेल तुम्हाला। काय होतं तुम्हाला? हा चुकीच्या पद्धतीने आलेत। धनंजय मुंडे नाही, पूर्ण सरकार। यही है रंजीत कासले, महाराष्ट्र के सब इंस्पेक्टर हैं। ये महाराष्ट्र 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये पीएसआई थे, पुलिंग स्टेशन इंचार्ज थे। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? और वैसे भी जब महाराष्ट्र के 2024 की विधानसभा की चुनाव हुई तो उसमें बहुत सारे सवाल उठे। जो प्रत्याशी जीत के आए हुए थे उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें वोट कहाँ से आए, कि जो प्रत्याशी खड़ा है चुनाव में उसके घर में 6 मेंबर हैं, फैमिली में 6 मेंबर हैं, लेकिन उसको वोट 2 ही मिल रहे हैं। एक गांव, पूरा का पूरा गांव इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये फैसला आया कैसे। तो उन्होंने, गांव वालों ने ही मिलके उन्होंने एक मॉक पोलिंग कराने की कोशिश करी। उसके बाद आपको भी पता है कि सरकार को एक्शन लेना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने फोर्स को उतारना पड़ा सरकार को। इलेक्शन के दिन जो बूथ की वीडियो सामने आई, काउंटिंग में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है, वोटर लिस्ट में टैंपरिंग, अचानक से नए वोटर इतने जुड़ जाते हैं जो कि पिछले 5 साल में नहीं जुड़े थे। वो पिछले 6 महीने में इतने नए वोटर कहाँ से आ जाते हैं। अब बात करते हैं पीएसआई रंजीत कासले के बारे में। पीएसआई रंजीत कासले महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। उनको पोलिंग स्टेशन इंचार्ज बनाया गया 2024 के विधानसभा चुनाव में। और उनका ये दावा है, परवली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता धनंजय मुंडे, उन्होंने ईवीएम की हैकिंग कराई, जिसके जरिए उन्होंने चुनाव जीता भी और वो जीत के भी आए। इस बात से कासले राजी नहीं थे, तो उनको चुप कराने के लिए, उनको चुप रहने के लिए उन्हें 10 लाख की रिश्वत दी गई। कासले का ये भी कहना है कि ये जो 10 लाख रुपए दिए गए हैं ये उनके अकाउंट में डाली गई थी उन्हें चुप रहने के लिए, जिसमें से उन्होंने 7.5 लाख रुपए वापस कर दिए थे, बाकी निजी खर्च में उनका चला गया था। अब इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आता है? सीबीआई का जांच हुआ ना कोई इंटरनल जांच हुआ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि कासले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था और वो उस दिन ड्यूटी पे भी नहीं थे, चुनाव के समय वो ड्यूटी पे भी नहीं थे। और यही बात कासले भी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे उस समय ड्यूटी के टाइम से छुट्टी दे दिया गया था। अब छुट्टी क्यों दिया गया था, ये बहुत गंभीर सवाल है। कासले ने एक और खुलासा करी इसमें, और वो कोई मामूली खुलासा नहीं है। उन्होंने धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड की हत्या के लिए सुपारी दी थी। धनंजय मुंडे जो जीत के भी आए हुए हैं। अब उसमें क्या हुआ कि उनको SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कासले को। इस पे भी इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे हुई है। अब भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिकली काम क्या है? वो हर राज्य में या पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव होंगे वो चुनाव कराएगी। ये वैसी संस्था है जो भारत में चुनाव संचालित कराती है। इसका मुख्य कार्य है चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना। ये वो कहते हैं। कितना होता है, कितना हो रहा है और कितना होगा, ये हम सभी को पता है। इनका दावा है कि ईवीएम के साथ हैकिंग नहीं की जा सकती है। ईवीएम जो है वो सुरक्षित है और विश्वसनीयता को लेकर कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने हमेशा इस दावा को तकनीकी सुरक्षा और
इसके साथ वोटर वेरीफाइड जो वीवीपैट है जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी बातें बोल के वो इसे सिरे से खारिज कर देती है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को ये मानते हैं कि किसी भी तकनीक में पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती है। जब आज हमारे फ़ोन हैक हो रहा है, यहाँ आपने देखा पेजर हैक हो गए थे, पेजर ब्लास्ट किए गए, उसमें तो कोई इंटरनेट का सोर्स नहीं था, पेजर भी ब्लास्ट किए। तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, ये कुछ विशेषज्ञों का मानना है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है और वो काफ़ी विवादों में भी रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा कि जो बयान आया था, साफ साफ ये कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उनको सुरक्षा की चिंताएं हैं। अमेरिका में कई विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, खासकर उन मशीनों के बारे में जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं। वर्ष 2000 और 2004 के चुनाव के दौरान कुछ ईवीएम में सुरक्षा कमजोरी का पता चला था। हैकिंग और धोखाधड़ी की भी संभावना है इसमें। 2016 में अमेरिका के कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके बाद अमेरिका के कई राज्यों ने ईवीएम के खिलाफ सख्त निगरानी और सुरक्षा परीक्षण किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये हैक नहीं हो सकता है। जब उतने सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हैक हो सकता है, यहाँ तक कि भारत में भी विपक्षी दल हमेशा से इसमें अपना तर्क दिया है, उन्होंने भी ये दावा किया है। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में 2009 तक ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बाद संवैधानिक न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। सोचिए, जर्मनी में, जर्मनी जैसा देश, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ब्रिटेन में भी ईवीएम का उपयोग कुछ स्थानों पर किया गया था, लेकिन 2007 के एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसमें कई समस्याएं सामने आईं। ब्रिटेन सरकार ने ईवीएम का उपयोग को सीमित कर दिया था। उन्हें पारंपरिक कागजी वोटिंग को ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माना था। जैसा कि हम आज या हमारे देश में भी कहते हैं कि आप चुनाव कराइए, वीवीपैट पे ही चुनाव कराइए। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम का परीक्षण किया गया था, लेकिन वहाँ कुछ राज्यों में ने ईवीएम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद सुरक्षा परीक्षणों और पारदर्शिता के कारण देश भर में इसका स्वीकार्यता सीमित रही। अब इसको लेके कुछ चिंताएं हैं और विचार भी हैं। टेम्परिंग और हैकिंग, कई देशों में ईवीएम के जरिए संभावित धोखाधड़ी और हैकिंग की आशंका जताई गई है। पारदर्शिता की इसमें कमी है। आप बटन दबा रहे हैं, वो वोट किसको जा रहा है? देखिए, पूरा प्रक्रिया है कि आप बटन दबाएंगे, आपका वीवीपैट पे छप के आएगा कि आपने बटन किसको दबाया है। बीच का जो गैप है, वहाँ भी धोखाधड़ी होने की चांसेस हैं। अगर हम बात करें इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अगर एक जगह अगर मुद्दे में रख के देखें, तो जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य जहाँ भी बीजेपी अभी राज्य में है, सत्ता में है, क्या अब सवाल ये भी है कि क्या कास्ले हर राज्य में है? ये तो महाराष्ट्र से एक निकले, ये भी हो सकता है हरियाणा में भी कोई कास्ले हो सकता है। अब ये सवाल जो आ रहे हैं, हमारे मन में आ रहे हैं, इस सवाल को देखने के लिए, इस सवाल को जानने के लिए, इसकी क्या सच्चाई है जानने के लिए सरकार को इस पे ईडी, सीबीआई के बैठक करनी चाहिए उनके साथ में। नहीं तो ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं विश्वगुरु, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपका एक पुलिस अफसर जो पोलिंग स्टेशन इंचार्ज रहा हो, वो छुट्टी पे चला जाता है, उसके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये रहा कि क्या हर राज्य में कास्ले जैसे लोग हैं? अगर हैं तो सामने निकल के आए, तो पता चलेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं, ईवीएम में हैकिंग हुई है या नहीं। अगर हुई है तो सरकार को उस पर सख्त कदम एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं हुई है तो क्या इसमें कास्ले के पीछे कौन है, ये भी जांच का एक विषय है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल तो होंगे ही कि 10 लाख उसके अकाउंट में कहाँ से आए, किसने डाला और क्यों डाला। क्या कोई बड़ा खेल हुआ है चुनाव में? जिस तरीके से हमने चुनाव में देखा और कई राज्यों में देखा, वो तमाम राज्यों, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों में हमने देखा, इलेक्शन के टाइम उसको छुट्टी पर जाने के लिए किसने बोला था, या उसने खुद से अर्जी लगाई थी छुट्टी के लिए?
जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि उसका तो चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो छुट्टी पे था। छुट्टी पे था तो उसने विभाग को लेटर लिखा होगा, छुट्टी मांगी होगी, वो लेटर सार्वजनिक करे। या तो फिर किसने उसको छुट्टी दी और क्यों उसको छुट्टी दिया था, अगर उसने छुट्टी खुद से नहीं मांगी थी तो वो भी एक सवाल है। धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड़ की हत्या के लिए सुपारी दी थी, एनकाउंटर के लिए, जो इसमें बोल रहा है। आप वीडियो अगर देखेंगे, वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं भी आपको लिंक में दे दूंगा वीडियो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? सस्पेंड आपने कर दिया, ठीक है, उस सस्पेंशन का क्या होगा? जब तक ये ना पता चले आप उसका कॉल हिस्ट्री चेक कीजिए। वो कह रहा है कि आप उसका कॉल हिस्ट्री चेक कीजिए, आप उसका लोकेशन चेक कीजिए, ताकि पता तो चले उसके पीछे कौन है। हो सकता है ये विपक्षी पार्टी हो या सत्ता में बैठे हुए उन्हीं का खेल हो, किसी का भी हो सकता है। आप जांच तो कीजिए। अभी तक सरकार की ईडी, सीबीआई चुप क्यों है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कौन है इसके पीछे? तो तमाम सारी मुद्दे हैं इसमें, देखते हैं आगे समय बताएगा कि क्या हुआ इसमें, क्या नहीं, या इसी तरीके से इसे चुप कर दिया जाएगा। जैसा कि हर बार होता है कि अगर कोई खुलासा होता है, अगर कोई चुनाव को लेके कहीं गड़बड़ी को लेकर खुलासा होता है तो तुरंत उसके बाद में एक और नया ड्रामा भारत में शुरू हो जाता है, जो कि हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के तमाम में कि कौन वक्फ बोर्ड के संशोधन में, इन सब चीज़ों में अभी उलझा हुआ है मामला। वो आगे का है सिलसिला, देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जानकारी मिले, लोगों को ज्ञान हो कि आखिर देश में चल क्या रहा है, देश का असली मुद्दा क्या है, कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने रोज़गार एआई की वजह से, कितने रोज़गार टेक्नोलॉजी की वजह से जाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कितने रोज़गार हमने पैदा किए, क्या हुआ नया भारत का, कितने स्मार्ट सिटी बने। इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए समय है आपके पास। बस थोड़ा सा मोबाइल से निकलिए और ये गवर्नमेंट वाली जो आपके दिमाग के अंदर में गवर्नमेंट आ गया है, उससे बाहर निकलिए। नमस्कार।